मोहन यादव ने भी कहा है कि एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे केंद्र में और भोपाल से एक नया इतिहास रचेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं उन खबरों पर जो 102 सीट की हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 102 सीटों पर मतदान होना है। एमपी की 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं। यदि बात करें तो छिंदवाड़ा सबसे अलग सीट है जिस पर हाई प्रोफाइल सीट जिसे कहा जा सकता है। सीडी शहडोल जबलपुर में भी मतदान होना है। बालाघाट मंडला में प्रथम चरण में मतदान होना है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर, उसमें भी मतदान होना है। बिल्कुल। और बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख 6 सीटें, जिसमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, इन सभी सीटों पर प्रथम चरण में मतदान है। छत्तीसगढ़ की बस्तर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सीट छत्तीसगढ़ की होती है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा इस बार यहां से लोकसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। देश के 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1626 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, जिनकी किस्मत का कल जो फैसला है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। तो पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है। सभी की नजरें बराबर इस पर बनी हुई हैं और बल्कि प्रदेश ही नहीं मनोज जी, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये बड़ी महत्वपूर्ण इस बार सीट छिंदवाड़ा बनी हुई है कि यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी भी नज़र है, राजनेताओं की भी नज़र है कि छिंदवाड़ा पर क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होगा या कमलनाथ अपना गढ़ सुरक्षित रखते हैं। तो ये बड़ी देखिए 10 सीटें हैं कुल मिलाकर देश की ऐसी जिन पर सभी की नज़र है और मध्य प्रदेश के लिए इसे इत्तेफाक मानेंगे या कमलनाथ के कारण इसको कहे, जिस तरह से हाई प्रोफाइल सीट हुई है तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा सीट पर सभी की नज़र है। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। नकुलनाथ वर्सेस बंटी साहू चुनाव मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला तो हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कमलनाथ का दिखाई दे रहा है और इसीलिए अमित शाह भी वहाँ पहुँचे, नड्डा भी पहुँचे और लगभग 10 सभाएं यानी 10 रात गुजारी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। बीडी शर्मा लगातार वहां रुके रहे। चलिए सीधे चलते इस वक्त अनूपपुर और बालाघाट 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बालाघाट की कर लेते हैं। निशांत हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, क्या कहेंगे बालाघाट को लेकर, क्या तैयारियां हैं? और वैसे भी इस बार वहां का मुकाबला कुछ रोचक है क्योंकि तीसरा जो चेहरा है कंकर मुंजारे। बालाघाट बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा वोटिंग टर्नआउट रहा था, करीब 86% और ये प्रदेश में सर्वाधिक भी था एक तरीके से। इस बार भी 80% मतदान का लक्ष्य प्रशासन ने रखा है। सबसे पहले मैं प्रशासनिक पहलू की बात कर लेता हूँ। प्रशासन ने 80% मतदान का लक्ष्य रखा है। आज पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है रिमोट एरियाज में भी। बालाघाट और सिवनी 2 जिलों को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है और विगत 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस बहुत जोर शोर के साथ मैदान में है और बदलाव की उम्मीद देख रही है। 8,000 से ज्यादा जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। देश के सर्वाधिक 12 जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें बालाघाट का भी शुमार होता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमाएं यहाँ छूती हैं। कवर्धा और राजनांदगांव एक तरफ छत्तीसगढ़ में है, गोंदिया भंडारा महाराष्ट्र के जिले हैं। बॉर्डर पूरी तरीके से सील है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। 50 कंपनियां तैनात है, 8 से 10 हजार जवान हैं और ऐसे एहतियाती बंदोबस्त हैं कि वाकई लग रहा है कि इलेक्शन है। इन सब के बीच इलेक्शन का उत्साह हम समझ सकते हैं। महिला वोटर इस जिले में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर होता है। पुराने ट्रेंड्स अगर हम देखें तो 77% के आसपास वोटिंग हुई थी। इस बार ये टारगेट बढ़ाया गया है, 80% से ज्यादा की उम्मीद की जा रही है। एरियल सर्विलेंस भी यहाँ पर रहेगा और चूंकि संवेदनशील क्षेत्र है तो नागपुर और जबलपुर में एयर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। कुल मिलाकर तैयारियां ऑल सेट हैं। अब बस इंतजार है कि किस तरीके से बेहतर तरीके से मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मनोज जी, लेकिन निशांत, आपने लगातार कवर किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को कवर किया है। हम महाकौशल या बिंद की बात भी करें, सवाल ये है कि बालाघाट की तरफ जब हम जाते हैं तो दोनों नए चेहरे वहाँ दिखाई दे रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की, हम भारतीय पार्टी की बात करें या सम्राट जी की बात करें कांग्रेस से। कंकर मुंजारे को लेकर कल भी मेरा आपसे सवाल था, आज भी है, ये कितना प्रभाव छोड़ेगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा?
कंकर मुंजारे को आप नकार नहीं सकते हैं मनोज जी। वो 3 बार विधायक रहे हैं और एक दौर में 90 के दशक में वो निर्दलीय सांसद भी बने हैं, लेकिन समय के साथ चूंकि अब उनकी उम्र भी करीब 70 वर्ष के आसपास है, उनकी पत्नी कांग्रेस की एमएलए भी है। खुद कंकर मुंजारे इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन जाएं। ऐसा हो नहीं सका। विधानसभा में उन्होंने गोंडवाना से चुनाव लड़ा था, इस बार अब वो मजबूरी में बीएसपी के कैंडिडेट बने हैं, लेकिन उनका पूरा इलेक्शन कांग्रेस प्रत्याशी को एक तरीके से उनकी निंदा करने में ही निकल गया, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि सम्राट सरस्वत जैसे व्यक्ति यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी बने। तो उनकी ये आस थी कि आखिरी दौर में जब वो अपने राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, वो किसी तरीके से इस राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी बन जाते। ऐसा हो नहीं पाया, लिहाजा उनकी नाराजगी उनकी धर्मपत्नी पर भी निकली। एक तकरार उनके परिवार में चल रही है विगत 15 दिनों से, ये जग जाहिर है, मीडिया के माध्यम से भी जग जाहिर है। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि वो बीएसपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो बीएसपी का कैडर है वो उनके साथ कितनी मजबूती से खड़ा होता है। और इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि कंकर मुंजारे का खुद का तकरीबन 50,000 से 1 लाख की रेंज में उनका अपना वोट बैंक है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर वो मौजूदगी दर्ज कराते भी हैं तो 1 लाख के आसपास वोट ले पाएंगे। तो एक तरीके से ये कांग्रेस 1 लाख वोट बहुत होता है निशांत यदि 1 लाख वोट वो ले पाए, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा जब तीसरा प्रत्याशी मैदान में होता, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये संख्या इस हद तक पहुंचती नहीं है। हालांकि कई बार जीते भी हैं। और ये हार जीत का फैसला इतने वोटों से हो जाता है। अगर निश्चित तौर पर अगर उनके पास इतना वोट बैंक है तो वो जो चाह रहे हैं वो निश्चित होकर रहेगा, वो किसी न किसी प्रत्याशी को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाएंगे। निशांत, नुकसान किसको होगा थोड़ा बताइएगा। मैं ये समझना चाह रहा था कि देखिए कई बार कहते हैं जब तीसरा प्रत्याशी मैदान में होता है तो वोट काटने का काम करता है। वोट किसका कटेगा, दोनों को कटेंगे या किसी एक को ज्यादा नुकसान होगा? कंकर मुंजारे एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं मनोज जी, जो मैं उन्हें हमेशा तीसरी ताकत के रूप में मौजूदगी दर्ज कराई है। विगत 15 वर्षों से चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कांग्रेस में, वो ये कोशिश करते रहे कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन जाए, लेकिन वो हमेशा खुद के लिए और अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट मांगते थे। ऐसा हो नहीं पाता था। इस बार किसी तरीके से उनकी पत्नी ने उनकी सहमति के बिना, यानी कंकर मुंजारे की सहमति के बिना कांग्रेस में एंट्री ले ली, टिकट ला ली, वो चुनाव जीत गई। कंकर मुंजारे देखते रह गए, तभी से तकरार शुरू हुई है। अब मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि हर बार वो नए राजनीतिक दल से इलेक्शन लड़ते हैं। 4 महीने पहले वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता थे, उसके 4 महीने पहले वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, आज वो बीएसपी के नेता हैं। तो उनका खुद का वोट बैंक और बिल्कुल निशांत, अब देखना ये होगा कि कितना इसका असर होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो जून में पता चल ही जाए।